हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन मॉड्यूल में करा रहा हूँ। मैंने अभी पिछला लेक्चर मध्यकालीन भारत से कराया था, मुगल स्थापत्य और उनकी कला के बारे में। अभी मैं स्टार्टिंग में अब मैं कराने जा रहा हूँ ये आर्ट एंड कल्चर से, जो कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो मैं ये पूरा कवर करूंगा। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ये हमारी वीडियो 25 से 30 मिनट की होने वाली, और इसको सभी लोग शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका मेरा वीडियो थोड़ा आपको स्लो लग रहा है, तो आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की कला की। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, हम सभी को पता है, जिसका विस्तार सिंधु नदी और घग्गर नदी घाटियों तक फैला हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक नगर नगरीय नियोजन के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक मिलता है। आप देख सकते हैं कि विश्व की सबसे वेल प्लान्ड जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। ज़्यादातर सभ्यताएं आपको नदी के किनारे इसलिए मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, व्यापार रूट मिल जाता है आपको, यानी नदियों के थ्रू पहले व्यापार होते थे। तो इन सब वजहों से जो है पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ज़्यादातर सभ्यता आपको सिंधु घाटी जो है आपको नदियों के किनारे मिलेंगी। चाहे वो सिंध हो, चाहे आपकी मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चाइना की सभ्यता हो, चाहे दजला फराद जो है रिवर के किनारे बसी हुई मेसोपोटामिया सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं आपको नदियों के किनारे ज़्यादातर मिलेंगी। भारत में महत्वपूर्ण स्थल आपको दिखने को मिलेगा। लोथल काफ़ी वेल प्लान्ड है, धौलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, कालीबंगा और बालाथल आपका राजस्थान में है। तो ये काफ़ी वेल प्लान्ड थी। अब मैं बात करूँ अगर इनके विस्तृत नगर नियोजन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज के माध्यम से। आम लोगों के घरों या घरों के समूहों में कुओं से जल प्राप्त किया जाता था। समकालीन नगरीय स्थलों की तुलना में हड़प्पाई जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो सीवर था वो, और जल निकासी व्यवस्था कहीं अधिक उन्नति थी, यानी बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान निश्चित आकार की पकी हुई ईंटों से बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित एक उनको डिज़ाइन, एक आर्किटेक्चर उनके साथ में किया गया है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और आप देखते हैं कि 2 मंजिला मकान की भी व्यवस्था की गई। ऊपर से पानी निकालने के लिए वो लोग जिप्सम का यूज़ करते थे और बीच में केला भर देते थे। बाद में केला जब सड़ जाता था तो वो जो जिप्सम ऊपर से लेप लगता था वो पानी निकालने का, दूसरे मंजिल से पानी निकालने का एक रास्ता होता था। भवनों के निर्माण में पत्थर और लकड़ी का प्रयोग भी पाया जाता है। गढ़ी क्षेत्र अभिजात वर्ग के निवास स्थान माना जाता है ऐसा कि क्लास सिस्टम भी थोड़ा बहुत था वहाँ पर। गढ़ी क्षेत्रों में अन्नागार होते थे। अन्नागार मतलब जो स्टोरेज होता है, जो धनों को, जो आपके अनाज है उनको इकट्ठा करने की जगह। सार्वजनिक स्नानागार एक सामान्य विशेषता थी, जैसे मोहनजोदड़ो में भव्य स्नानागार आपको देखने को मिलता है, ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश नगरवासी व्यापारी या कारीगर थे। हड़प्पा के लोगों में कपास और ऊन की कताई का प्रचलन आम था, यानी कपास और ऊन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलें अगर हम लोग, तो मोहरें जो सील मिली हैं वो वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और त्रिकोणीय हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सील्स हैं आपकी, ठीक है। ये सेलखड़ी से बनी एक वर्गाकार पट्टिका होती थी, लगभग 2 गुणे 2 वर्ग इंच की होती थी। मोहरें सोने और हाथी दांत की भी बनाई जाती थी। बहुत सारी मोहरें ऐसी मिली जो सोने और हाथी दांत की हैं। हड़प्पाई जो है लिप सबसे इंपॉर्टेंट है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी दाएं से लेके बाएं इधर को लिखी जाती थी, ठीक। और अभी तक इसे डिसिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। यानी पिक्टोग्राफिक सिंबॉलिक लिप है इसका। मोहरों पर चित्र के रूप में बैल, हाथी, बाघ, बकरी ऐसे जीवों और राक्षसों को अंकित किया जाता था। पेड़ों या मानव आकृतियों को भी चित्रित किया गया है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे पशुपति की मोहर मिली है, यूनिकॉर्न वाली मोहर मिली। फिर उसके बाद में अब मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डांसिंग गर्ल है आपकी, ठीक है, और ये बियर्डेड मैन है। इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ये आपकी डांसिंग गर्ल है और ये आपकी बियर्डेड मैन है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बना एक धड़ मिला है। सेलखड़ी में दाढ़ी वाले आदमी की एक आवच प्रतिमा मिली है। कांस मूर्तियां, यानी नर्तकी की जो मूर्ति वो कांस की बनी हुई है। सिर ऊपर की ओर उठाए हुए भैंसा, पीठ पर बड़ी सींग और बकरी कलात्मक योग्यता के उदाहरण हैं।
अब बात करें लुप्त मोम तकनीकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या था कि पहले मोम की आकृतियों पर गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था और उसे सूखने के लिए रख दिया जाता था। इसके बाद में मोम को गर्म किया जाता था अंदर से, और पिघले हुए मोम को नीचे एक छोटे से छेद से बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे खोखले साँचे को पिघले हुए कांसे या किसी अन्य धातु से भर दिया जाता है। धातु को ठंडा होने के बाद मिट्टी को हटा दिया जाता था, तो उससे एक प्रतिमा तैयार हो जाती थी, उससे एक चित्र तैयार हो जाता था। अब बात करें टेराकोटा, तो बेसिकली टेराकोटा आग से पकी हुई मिट्टी के उपयोग को संदर्भित करता है। उन्हें पंचिंग विधि का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता था, पिंचिंग विधि का उपयोग करके हाथ से बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मदर गॉडेस है और ये टॉय कार्ड्स विद व्हील्स हैं, है ना। अब बात करें तो मानव रूप में टेराकोटा की मूर्तियां जो है वो परिष्कृत नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं मातृ देवी, पहियों वाली खिलौना गाड़ियाँ, सीटी मिली है, पक्षी और पशु, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करें मृदभांड के बारे में, तो मृदभांड जो है वो आपका उत्तम किस्म के चाक पर बनाए जाते थे। उन्हें हाथ से बहुत कम बनाया जाता था। मृदभांड आपको सादे, लाल और काले रंग के मिले हैं। सादे मृदभांड ये अधिक सामान्य है, इसे लाल मिट्टी से बनाया जाता था और उस वक्त पर उस पर लाल रंग की परत भी चढ़ाई, यानी कलरिंग भी करी जाती थी थोड़ी सी। काले रंग के मृदभांड भी मिले हैं, इस पर लाल रंग का महीन लेप होता था, जिस पर चमकदार काले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ और जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मृदभांडों के उपयोग के बारे में बात करें तो जल खादान आदि का भंडारण किया जाता था। सजावट के लघु मृदभांडों का उपयोग किया जाता था। छिद्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग संभवतः शराब को छानने के लिए किया जाता था। अब देखो यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इसको सुन रहे हैं प्लस आप इसको देख रहे हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और जब आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप एलिमिनेट करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए आप ये मत समझिए कि इसको सुनने या जो है हमको पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इसको देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई होगा और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। मनके और आभूषण के बारे में बात करें तो कीमती धातुएं जैसे रत्न, हड्डी से लेकर पकी हुई ईंट तक पाए जाते हैं। कंठार, बावजूद और अंगूठियां मिले, बाजूबंद, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाते थे। महिलाएं कमरबंद, झुमके और पायल, आप देख सकते हैं किस लेवल का भाई साहब ये सिविलाइजेशन थी। चन्नुदड़ों और लोथल में मन का उद्योग था, मन का बनाने वाली इंडस्ट्री थी। मन के कार्नेलियन, नीलम, सेलखड़ी, क्वार्टजा, ईंट आदि से बने होते थे। ये अलग अलग आकार में होते थे, डिस्क के आकार के, बेलनाकार, गोलाकार, बैरल के आकार और खंडित। आप अगर बात करें तो हड़प्पावासी भी फैशन के प्रति बहुत जागरूक थे। जैसा कि आप देखते केश विन्यास, यानी आप देखो केशों को, बालों को संवारने का, दाढ़ी बनाना आदि ये सब देखने को मिला है। सिने बार का उपयोग कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता था, यानी वहाँ पर लिपस्टिक भी मिली है, लिपस्टिक लगाते थे। चेहरे के लेप जो आज के टाइम पे आप देखते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि आईलाइनर का भी इस्तेमाल मिला है। तो आप देख सकते हैं कितने शौकीन भी थे ये लोग। हड़प्पाई स्थल में बात करें तो सबसे पहला हड़प्पाई स्थल हड़प्पा है ना। हड़प्पा जैसे क्या होता है कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर एक जगह है और वहीं पर सबसे पहले खुदाई हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया। आर्ट एंड कल्चर्स में आप देखते हैं तो आर्किटेक्चर्स विशेष तौर से आप देखें, आर्कियोलॉजी में एक प्रथा चलती है कि पहली खुदाई के साथ जहाँ पर मिलते हैं उसी नाम से उसका नामकरण कर दिया था उस सिविलाइजेशन का। तो इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि पहला जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी, जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। यहाँ पर बड़े चबूतरे पर 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियाँ, पाषाण निर्मित लिंग और योनि प्रतीक और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। लकड़ी की ओखली में गेहूं, जौ, पासा, तांबे के पैमाने और दर्पण यानी शीशा भी मिला है देखने वाला। मूर्ति कला में बात करें तो हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की कांस की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़ मिला है। मोहनजोदड़ो में अगर चलें, अब मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की। गढ़ी क्षेत्र, महान स्नानागार मिला है, ठीक है। इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। महान अन्न भंडार और दाह संस्कार के बाद कब्र भी देखने को मिलती है। मूर्ति कला में दाढ़ी वाले पुजारी नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा यहीं से मिली है। पशुपति की सील जो है वो यहीं पर मिली है।
अब बात करें धौलावीरा के बारे में, ये गुजरात में साइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विशाल जल भंडार, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और बांध एवं तटबंध मिले हैं। यहाँ पर स्टेडियम ध्यान देना, स्टेडियम के अभिलेख जिसमें 10 बड़े आकार के संकेताक्षर साइन बोर्ड भी आपको मिले हैं। फिर बात करें लोथल, गुजरात में है। ये मैनचेस्टर ऑफ सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यहाँ इसको व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नौसैनिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल और एक बंदरगाह था ये। अंतिम संस्कारों के अवशेष, चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज और घोड़े एवं जहाज की टेराकोटा की आकृतियाँ यहाँ पर मिली हैं। 45, 90 और 180 डिग्री के कोणों को मापने के लिए उपकरण मिला है। अब बात करें राखीगढ़ी की, तो ये हरियाणा में ये साइट, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा, ईंटें आदि ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब बात करें रोपड़ की, तो सतलुज के तट पर स्थित अंडाकार गर्त में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी आदि मिली। ठीक है, अब बात करें बालाथल और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। चूड़ी का कारखाना, खिलौना, गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, नक्काशीदार ईंटें, गढ़ी और निचला शहर, अग्निवेदी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हैं। अब बात करें सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष मिले हैं। बनावली जो कि आपका हरियाणा में है, ये सूख चुकी सरस्वती नदी के तट पर है, जो कि आज के टाइम पे इसको घग्घर भी कहा जाता है, सरस्वती नदी। यहाँ से खिलौना हल, जौ के दाने, लापिस लाजुली, अग्निवेदियाँ, अंडाकार आकार की बस्ती, त्रिज्याकार सड़कों वाला एकमात्र शहर बनावली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। यमुना के तट पर स्थित सिंधु वाली घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। तांबे का टूटा हुआ ब्लेड, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और कुंड पर कपड़े की छाप। तो आप इसको बताएं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये। एक बार इसको आप लोग देख लें, 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फट से आप लोग देखो इसको। चलो, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा इसको। ठीक है, अब हम आगे चलें। अब बात करें तो सबसे, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट यानी पश्चिमी, सबसे हड़प्पा की सबसे पश्चिमी साइट कौन सी है, तो सुतकांगेडोर। ठीक है, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर। ठीक है, ये बलूचिस्तान में। ठीक है, सदर्न मोस्ट साइट अगर आपकी पूछे, मान लो कि सदर्न मोस्ट साइट आपसे पूछ ले, यहाँ पर अगर बात करें ऐसे, तो सबसे पश्चिम में मैंने बताया कहाँ पर, बलूचिस्तान में आपका पड़ता है सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर आपका पड़ता है। फिर उसके बाद में आपकी सदर्न मोस्ट साइट आपकी देखें। ठीक है, सदर्न मोस्ट साइट आप देखें तो यहाँ पर आपको दैमाबाद, महाराष्ट्र वाला रीजन पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है आपका दैमाबाद पड़ जाता है। फिर ईस्टर्न मोस्ट साइड आपको बताना है, ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, तो ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ईस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ पर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में आलमगीरपुर था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यानी सबसे पूर्वी। ठीक है, और आपको बताना है नदन मोस्ट साइड कौन सी है या फिर सबसे उत्तरी, तो कौन सी है, मांडा। कौन सी है, मांडा है आपकी। है कहाँ पर ये आपकी बैंक ऑफ चेनाब रिवर। ठीक है, और ये पीर पंजाल की फुट हिल्स पर है, जम्मू में। ठीक है, आप देखेंगे तो जम्मू का इलाका है मांडा, वहीं पर है ये। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है आपको अगर पूछा जाए तो ये चेनाब रिवर के तट पर है। तो मैंने बताया सबसे वेस्टर्न, सबसे पश्चिमी कौन सी है, तो सुतकांगेडोर है। पूर्वी सबसे कौन सी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर मांडा जो है आपकी सबसे जो है, सॉरी, आलमगीरपुर मैंने बताया सबसे पूर्वी है, और मांडा सबसे जो है आपकी उत्तरी है, उत्तर मोस्ट है। और सबसे सदर्न मोस्ट या दक्षिणतम जो है हड़प्पा साइड से वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, चलो आगे चलें हम लोग। अगर आगे बात करें तो अब मौर्यकालीन एवं स्थापत्य, मौर्यकालीन के पे आ गए, हमने हड़प्पा बताया, फिर उसके बाद मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। तो इसको दो उसमें बांटा गया है, पहला दरबारी कला, पहला आपका दरबारी कला, दूसरा आपका लोक कला। पहला दरबारी कला, दूसरा आपका लोक कला, ठीक है। अब दरबारी कला में आपको स्तंभ और स्तूप मिलेंगे, लोक कला में आपको मूर्तियां, गुफाएं और मृदभांड देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अब स्तंभ की अगर बात करें तो स्तंभ अशोक के द्वारा बनवाए गए सफ़ेद धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ दरबारी कला के उदाहरण है। वह बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थल या किसी महान घटनाक्रम के स्मारक भी हैं, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लगभग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपको 40 फीट नज़र आएगी, ठीक है, 40 फीट नज़र आएगी। वह लंबे एवं पतले एकाश्मक पत्थर, एकाश्मक मतलब एक ही, उसमें कहीं जुड़ा उड़ा नहीं, अलग से पत्थरों का नहीं इस्तेमाल किया। सोचो कारीगरी, आप देखो एक ही पत्थर को पूरा तराशा गया है, जिनमें अक्षर उकेरे गए हैं। दो प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है, चित्तीदार लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर जो कि मथुरा से लाया गया, तथा बादामी रंग का महीन दानेदार बलुआ पत्थर एक चुनार का है, ठीक है। इनमें शैलीगत एक रूपता देखने को मिलती और ये सतह अत्यधिक चिकनी, आप सरफेस में देखेंगे तो काफ़ी ये चिकना आपको दिखाई देगा। उदाहरण अगर देखें तो सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष, रामपुरवा का बैल स्तंभ शीर्ष और लौरिया नंदगढ़ का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राजकीय चक्र और कमल के आधार पर बिना स्तंभ के शीर्ष का स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है सारनाथ का अशोक स्तंभ। आधार पर 24 तीलियों वाले 4 चक्रों पहिया का चित्रण है। इनमें से प्रत्येक के मध्य चारों दिशाओं के 4 पशु, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह की बारीक नक्काशी की गई। धम्म चक्र प्रवर्तन, अशोक के द्वारा सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश की स्मृति में यह स्तंभ बनवाया गया था। चक्र की आकृति जो है वो धम्म चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। अब धम्म चक्र के बारे में आपको बताना है क्या, जो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। धम्म मतलब अहिंसा, फिर अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सब उनके धम्म चक्र जो है पैरामीटर था, एक कह सकते हो कि उनका रूप था। स्तंभ मूल रूप से 5 घटकों या भागों से मिलकर बना है। स्तंभ, फिर कमल का घंटीनुमा आधार, इस आधार पर 4 पशु आकृतियों के साथ एक चौकी पर पीठ सटाए बैठे 4 शेरों की आकृति और राजकीय धर्मचक्र। अब अगर अशोक स्तंभ के बारे में बात करें तो एकाश्मक पत्थर के एक ही टुकड़े से निर्मित, मुख्य रूप से चुनार से प्राप्त बलुआ पत्थर, ठीक है, राजकीय आदेशों के लिए स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता है। जब आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो आपके यहाँ पर भी अशोक स्तंभ की जो लाट होती है वो मिलती है। बहुत क्लासी लगता है। अखामनी स्तंभ की बात करें तो इन्हें बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ये सामान्यतः राजभवनों से संबंधित होते थे, अखामनी जो स्तंभ है। अब मैं स्तूपों की बात करूं, ये आप स्तूप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अशोक के समय से पहले भारत में स्तूप अज्ञात नहीं था, यानी अशोक के पहले भी स्तूप बनवाए जाते थे। मूल रूप से 9 स्तूप बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। उनमें से 8 स्तूप अवशेषों के ऊपर और 9वां स्तूप उस पात्र पर अवस्थित है जिसमें अवशेष संग्रहित, यानी आप देखें तो जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में, उनकी डेथ के बाद में उनकी जो कह सकते हो कि जो राख थी, जो उनका जहाँ पर दफना, तो अलग अलग स्तूपों में उसको डाला गया था, ठीक है। उनके अवशेष जो है संग्रहित करके अलग अलग स्तूपों में डाले गए थे। उदाहरण के तौर पे आप देखें राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, वेदटी, पावा, कुशीनगर और पिपली वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये स्तूपों के। अब बात करें इनकी विशेषताएं, तो ये एक गोलाकार अंडा भाग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोलाकार एक अंडा भाग होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है, ऐसे, और जिसके ऊपर हर्मिका और छत्र होता है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हर्मिका और छत्र आपको देखने को मिलेगा। कोर भाग बिना पकाई हुई ईंटों से और बाहरी सतह पकाई हुई ईंटों से बनी होती, जो प्लास्टर की मोटी परत से ढकी होती है। यह ढांचा लकड़ी की बाड़ से घिरा होता है जो प्रदक्षिणा यानी परिक्रमण पथ का निर्माण करता है। 3 छत्र यानी त्रिरत्न, यानी बुद्ध, जिसको प्रबुद्ध, धर्म उनके सिद्धांत और संघ उनके आदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ
ठीक है, उनके जो है उनका प्रतिनिधित्व करते। बाद में प्रवेश द्वार या तोरण द्वार भी बनवाए जाने लगे। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो राजस्थान में बैराट का स्तूप और सांची का स्तूप, जिसमें आपको प्रवेश द्वार और तोरण द्वार मिलेंगे। प्रारंभिक चरण में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। उदाहरण जैसे पैरों के निशान, स्तूप, कमल सिंहासन, चक्र। बुद्ध को दर्शाने के लिए धीरे धीरे कथाओं का उपयोग किया जाने लगा। बुद्ध के जीवन की घटनाओं में जन्म, त्याग ऐसी चीज़ें मिलती हैं और इनकी जातक कथाओं का स्तूपों की रेलिंग और तोरणों पर चित्रित किया गया था। तो ये हो गया बौद्ध से रिलेटेड। अब अगर इनकी गुफाओं के बारे में हम बात करें तो इन चरणों में पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था। पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था। क्लियर। उदाहरण पे आप देखें तो सुदामा और लोमस ऋषि गुफा, गया बिहार के पास दरबार और नागार्जुन पहाड़ियों में उल्लेखनीय पाषाण गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो भाई इसको शेयर भी करते रहो, है ना। शेयर करोगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करें लोक कला। तो लोक कला में इसे सम्राट द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय प्रांतपतियों द्वारा संरक्षित किया जाता था। अधिकांश मूर्तियां खड़ी हुई मुद्रा में है। पालिशदार और परिष्कृत सतह तथा चेहरे पर गाल और शारीरिक बनावट का स्पष्ट चित्रण किया जाता था। उदाहरण के तौर पर देखें तो आधुनिक पटना के निकट दीदारगंज से यक्षिणी की आदमकद प्रतिमा आपको प्राप्त हुई है। दीदारगंज से, ठीक है, यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई। यक्ष और यक्षिणी। मृदभांड के बारे में बात करें तो सर्वाधिक विकसित तकनीकी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड NBPW में देखी जा सकती है। NBPW महीन जलोढ़ मिट्टी से बनाए जाते थे। पूछ सकता है कि NBPW क्या है, तो उत्तरी काले यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, जो मृदभांड है। ठीक है, इसकी विशिष्ट चमक आप ये देख सकते हैं। इसकी चमक आप देखिए, और आभा से इसे अन्य पॉलिशदार या ग्रेफाइट लेपित लाल मृदभांड से अलग किया जा सकता है। इनका उपयोग बड़ी तस्तरियों और छोटे कटोरों के रूप में किया जाता था। अब हम लोग चलेंगे उत्तर मौर्य युग की तरफ। उत्तर मौर्य युग को हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इनको जानने के लिए गुफाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध गुफाओं का उत्खनन किया गया था। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर एक स्तूप निर्मित होता था। गुफाओं में विहार भी होते थे। चैत्य क्या होता था? चैत्य बेसिकली भिक्षुओं के प्रार्थना सभागार होते थे, और जो विहार है वो भिक्षुओं के निवास स्थान या विश्राम स्थल कहा जाता था। गुफा स्थलों को 3 प्रकार जो है में डिवाइड किया गया है। पहला है गज पृष्ठाकार छत, दूसरा है गज पृष्ठाकार छत और गज पृष्ठाकार छत। इसमें गज पृष्ठाकार जो छत है वो छत वाले चैत्य हॉल, फिर छत वाले स्तंभ रहित सभागार और चतुष्कोणीय भवन जिसके पीछे एक वृत्ताकार कक्ष होता था। ठीक है। अब बात करें स्तूप की। तो अशोक के समय में निर्मित स्तूप लकड़ी की बाड़ से घिरे हुए थे और बाद में पत्थर को काटकर बनाए जाते थे। चारों द्वारों पर अब सुंदर मूर्तियां उकेरी जाने लगी थी। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप। ठीक है। अब मूर्ति कला में बात करें तो गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके प्रभाव के बारे में देखेंगे। तो गांधार शैली में ग्रीक और हेलेनिस्टिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। मथुरा शैली में कोई बाहरी प्रभाव नहीं है, मूल रूप से मथुरा शैली भारतीय ही है, और बेंगी या अमरावती में भी पूर्ण रूप से भारतीय शैली है। बलुआ पत्थर का प्रकार कैसा होता था? यहाँ पर धूसर नीला बलुआ पत्थर, यहाँ पर चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर मथुरा में, और बेंगी में सफ़ेद संगमरमर। धार्मिक प्रभाव के बारे में बात करें तो गांधार शैली बौद्ध को रिप्रेजेंट करती है। मथुरा शैली तीनों धर्म बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों को करती है। और जो बेंगी है वो अमरावती, आप देखेंगे जो बेंगी अमरावती है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध जो है धर्म को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करें आश्रय, तो यहाँ पर कुषाण राजवंश आपको ज़्यादा आपको मिले। कुषाण राज्य वंश के द्वारा इसको आश्रय दिया गया, गांधार शैली को, है ना, इसको संरक्षण दिया गया। इसको भी मथुरा शैली को भी कुषाण राजवंशों के द्वारा दिया गया, और बेंगी शैली को सातवाहन और इच्छाकू वंश के जो है राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। क्षेत्र देखें तो जो गांधार शैली उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में है। मथुरा जिला, ठीक है, शोख, कांकाली टीला, और यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आपको जो वेंगी है ये आपको कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में आपको देखने को मिलेगा।
अब अगर इनकी मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो गांधार शैली है वो आध्यात्मिक बुद्ध यानी उदास बुद्ध आपको यहाँ पर मिलेंगे, शांति वाले मिलेंगे, दाढ़ी या मूछ दिखाए गए बुद्ध आपको दिखेंगे गांधार कला में। मथुरा कला में प्रसन्न बुद्ध, खुश मिजाज बुद्ध आपको दिखेंगे, यहाँ पर आध्यात्मिक नहीं है ज़्यादा बुद्ध। और वेंगी में आपको देखने को मिलेगा तो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित आख्यान विषय को दर्शाती हुई कला आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो गांधार में आपको कम आभूषण पहने हुए, लहराते बाल, बड़ा मस्तक, ये सब यूनानी कला से। बुद्ध योगी की मुद्रा में विराजमान है, बड़े कान आपको दिखाई देंगे जैसे कि यूनानी कला में आपको देखने को, आंखें आधी बंद मिलेंगी यानी आप जो है कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऐसी मुद्रा में, उदास मुद्रा या शांत चित्त मुद्रा या कह सकते हो कि योग मुद्रा में बैठे हैं। उनके सिर पर एक उभार है, ये दर्शाता है कि बुद्ध सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अब मथुरा कला में देखें तो सिर और चेहरा थोड़ा मुड़ा हुआ है, पोशाक कसी हुई, ऊर्जावान शरीर है, चेहरा लालित्यपूर्ण है, पद्मासन में बैठे हुए, अभय मुद्रा में। ये भी हाल में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा को दिखाया था, जो है वहाँ पर डिस्कशन के दौरान हाथ ऐसे अभय मुद्रा करके दिखा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अभय मुद्रा में दाहिना हाथ आश्वासन का संकेत देता है, कंधे से ऊपर उठा हुआ है और बायां हाथ बाईं जांघ पर मांसपेशियों को दर्शाता है और टिका हुआ है। और फिर इसके बाद में आप देखें तो जो वेंगी कला है, यहाँ पर बुद्ध के पिछले जन्मों की, ठीक है, कहानियाँ मानव और पशु रूपों में है। मूर्ति कला रचना अधिक जटिल है और उनमें तीव्र भावनाओं को दर्शाया गया है। शरीर को 3 झुकाव यानी त्रिभंग के साथ दिखाया गया है। तो अब चलते हैं भैया गुप्त काल या स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। विष्णु की विशेष भक्ति के साथ ब्राह्मणवादी, आप देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए अनुकरणीय सहिष्णुता यहाँ पर दिखाई देगी, धार्मिक सहिष्णुता आपको दिखाई देगी। अपने तीनों देवताओं विष्णु, शिव और शक्ति के साथ पौराणिक हिंदू धर्म सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अजंता की गुफाएं, यहाँ पर आपको अगर शैलकृत गुफाओं को देखना है तो अजंता की गुफाएं, ठीक है, लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। अजंता की गुफाएं, ठीक है, शैलकृत गुफाएं, अजंता की गुफाएं परपेंडिकुलर क्लिफ और स्लोप में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगा जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं। अजंता के में बौद्ध धर्म से संबंधित 29 गुफाएं, जिसमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। वह एक लंबवत चैत्य हमने क्या बताया था, और चैत्य और विश्राम गृह, ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने बताई। वह एक लंबवत चट्टान में बनाई गई, इस प्रकार उनका कोई प्रांगण नहीं है। सभी 3 कला रूपों को यहाँ जोड़ा गया है, वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकला। आप देख सकते हैं, है ना, पद्म पाणी, मूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता और फ्लाइंग अप्सराएं दिखाई गई हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करें, एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें तो ये भी औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पर 32 गुफाएं, बौद्ध की 12 गुफाएं हैं, ब्राह्मणवादी और जैन गुफाएं भी हैं यहाँ पर। शैलीगत विविधता, अनेक शैलियों का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। गुफाएं आकार में बड़ी हैं, 1 या 2 और 3 मंजिला की दिखाई देंगी। इन्हीं पहाड़ियों के ढलान वाले हिस्से पर निर्मित किया गया है, इसलिए उनमें प्रांगण मौजूद है। मूर्तियां स्मारकीय प्रवृत्ति की ओर उभरी हुई हैं। कैलाश लेनी, इसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया। भाई बहुत अपने मिरेकल है, पूरे चट्टान को काट के इसको नक्काशी किया गया है। और सोचो यहाँ का जो मलबा है वो किस तरह से नीचे से निकाल के और उसको कहाँ पे लेके जाके डंप किया गया होगा, वो उस पर रिसर्च का बात है। उस पर भी आज भी आर्कियोलॉजी समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा मलबा वो गया आखिर कहाँ, ठीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ कर किया गया, ठीक है। अब बाघ की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित हैं। बलुआ पत्थर की बौद्ध गुफाएं हैं, लगभग 9 हैं, जिनमें सुंदर फ्रेस्को और मूर्ति कला का काम किया गया है। नेक्स्ट है आपकी जूनागढ़ की गुफाएं, ऊपरकोट। ये प्राचीन किला है, इसका प्रवेश द्वार एक तोरण द्वार के रूप में हिंदू तोरण का एक बेहतरीन नमूना है। ऊपरकोट में कई दिलचस्प बौद्ध गुफाएं हैं। स्पष्ट तौर पर प्राचीन काल में एक बौद्ध मठ हुआ करता था। चलो अब बात करें नासिक की गुफाएं, तो नासिक की गुफाएं नासिक के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकम
त्र्यंबक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हीनयान काल से संबंधित 23 महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। उसके बाद में इन्हें पांडुलेनी अर्थात गुफाओं का समूह कहा जाता है। अब देखें, मोंटे पजीर गुफाएं ईसाई धर्मस्थल में परिवर्तित होने वाली एकमात्र ब्राह्मण गुफाएं। ये पहले क्या होती थी, ये ब्राह्मणवादी गुफाएं थी, मतलब वैदिक परंपरा से रिलेट करती थी, लेकिन इनको ईसाइयों ने अपने धर्मस्थल में परिवर्तित कर लिया। इन्हें मंडपेश्वर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें तो जो फ्रेस्को भित्त चित्र बनाने वाली एक टेक्निक्स है, फ्रेस्को क्या है, भित्त चित्र बनाने की एक टेक्निक है। इसे ताज़ा रखे हुए चूने को प्लास्टर पर लागू किया जाता है। जल का उपयोग रंग द्रव्य के साधन के रूप में किया जाता है और प्लास्टर के सूखने के साथ चित्र दीवार पर एक अभिन्न अंग बन जाता है। अब मूर्तियों के बारे में बात करें तो मूर्तिकला की सारनाथ शैली में आए तो दोनों कंधों को ढकते हुए सादा पारदर्शी वस्त्र पहने हैं। सिर के चारों ओर प्रभा मंडल पे बहुत कम अलंकरण है। उदाहरण के तौर पे आप सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा आप देखेंगे, लगभग 7.5 फीट ऊंचाई की है। मंदिर स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला को गुप्त मंदिर 5 मुख्य प्रकार थे। ठीक है, 5 मुख्य प्रकार थे। पहला है नचना कुठार, दूसरा है लाड़ खान, तीसरा है दशावतार मंदिर, चौथा है कपोटेश्वर मंदिर और 5वां है मनियार मठ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नचना कुठार अगर देखेंगे तो इनकी जो छतें होती थी वो सपाट होती थी। ठीक है, इनकी जो छतें होती थी वो सपाट छत और सतही स्तंभों वाले बरामदे से युक्त चौकोर इमारत। पहली बार मंदिर का केंद्रीय स्थान अर्थात गर्भगृह, देखो गर्भगृह एक प्रवेश द्वार और एक बरामदे मंडप के साथ यहाँ गर्भगृह में ही मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह के चारों ओर मार्ग प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। लाड़खान मंदिर में कभी कभी दूसरी मंजिल भी बनाई जाती है। उदाहरण में देखेंगे तो शिव मंदिर भूमरा जो कि मध्य प्रदेश में है, लाड़खान एहोल और पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। इसका एग्जाम्पल कंकाली देवी मंदिर तिगवा और विष्णु वराह मंदिर एरण। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका दशावतार मंदिर। दशावतार बेसिकली मंदिर छोटे और चौकोर शीर्ष आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, शिखर के साथ चौकोर मंदिर, स्तंभों का प्रयोग, आधार पर एक ऊंचा चबूतरा। तीसरे चरण की सफलता के कारण नागर शैली में मंदिर निर्माण हुआ, नागर शैली। और नागर शैली में ही आप देखेंगे तो अयोध्या का जो है मंदिर नागर शैली में ही निर्माण इसका हुआ है। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ और ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव। ठीक है, अब बात करें कपोटेश्वर मंदिर तो ये गज पृष्ठाकार और मेहराबदार मंदिर, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण कपोटेश्वर जो कि जेचरला आंध्र प्रदेश में है। मनियार मठ की बात करें तो मठों में जो साधु सन्यासी रहते थे। गोलाकार मंदिर जिनके 4 मुख्य भागों पर आयताकार अग्रभाग निकले हुए हैं। राजगीर में मनियार मठ जो कि बिहार में है। ठीक है, चलो आगे चलें तो मंदिर वास्तुकला की कुछ और भी शैलियां हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें से है नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, बेसर शैली, होयसल शैली, विजयनगर शैली और पाल और सेन शैली। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 प्रकार की शैलियाँ आपको देखने की मिलेंगी मंदिर वास्तुकला में, मंदिर को बनाने में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नागर मंदिर स्थापत्य शैली की बात करें तो ये आपको उत्तर भारत में लोकप्रिय मिलेगी। इसमें ढांचा एक पत्थर के चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था जिसके ऊपर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। आप कभी अयोध्या राम मंदिर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। पंचायतन शैली सहायक मंदिरों को मुख्य आधार के चारों कोनों पर स्थापित किया जाता है। मंदिर बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। जल के तालाब या जलाशय भी यहाँ पर नहीं होते, यानी जल के तालाब या जलाशय आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आप ये जैसा कि देख पा रहे हैं, ऊपर सबसे पहले शिखर होता है, फिर पिलर्ड होते हैं, फिर उसके बाद में शंक्टुम या सैंक्ट्रोम होता है, फिर अप्रेज प्लेटफॉर्म होता है, फिर एम्बुलेटरी जो है क्या होता है पासेज वे होता है। ठीक है, अब बात करें तो इस शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। क्रूश आकार का भूविन्यास, प्रत्येक दिशा के मध्य में शिखर की ओर क्रमागत संरचना। वक्रीय मीनार के बारे में बात करें तो प्राचीन में एक शीर्ष जो भीतर की ओर झुका हुआ है। चलो अब आगे बात करें तो शिखर के प्रकार। तो शिखर के प्रकार यहाँ पर रेखा प्रसाद या लैटिना, दूसरा है आपका फम साड़ा और तीसरा है बल्लभी शैली। तो रेखा प्रसाद या लैटिना में चौकोर आधार, दीवारें ऊपर की तरह एक बिंदु की ओर झुकी हुई हैं। आप इसको
अगर मेरा लेक्चर थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। फम साड़ा में देखें तो लैटिना की तुलना में विस्तृत आधार और कम ऊंचाई है। एक सीधी रेखा में अंदर की ओर झुके हुए शिखर देखने को मिलेंगे। वल्लभी शैली आयताकार आधार इनका बनाया जाता है। एक कक्ष में उठती हुई गुंबदाकार छत आपको मिलेगी। इनमें अर्धगोलाकार छतें भी आपको दिखाई देंगी। अब देखें तो नागर शैली की उप शैलियाँ भी हैं, जैसे कि उड़ीसा शैली। ये बात करें तो यहाँ पर 3 क्रमों में इनको वर्गीकृत किया गया है। रेखा पीड़ा, पीड़ा देउल और खाकरा। देउल जो है वो शिखर शीर्ष तक लंबवत होता है, जहाँ से दक्षिण बहुत ही तीक्ष्ण रूप से अंदर की ओर झुकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की ओर एकदम तीक्ष्ण रूप से झुकेगा। मंडपों को जगमोहन कहा जाता है। आधार इसका चौकोर होगा, ठीक है, चौकोर टाइप का होगा। ऊपरी भाग में अधिरचना वृत्ताकार होगी। बाहरी भाग पर भव्य नक्काशी की जाती है। आंतरिक भाग इसका सादा होता है। ये सभी 4 दीवारी में होते हैं। आपके एग्जाम्पल देखें तो कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये ओडिशा शैली के इम्पॉर्टेंट, और ओडिशा शैली नागर शैली की ही शैली, उपशैली। दूसरा अगर बात करें तो खजुराहो का चंदेल शैली, खजुराहो या चंदेल शैली, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंतरिक और बाहरी दोनों दीवारों को भव्य रूप से सजाया जाता था। इसके विषय कामुकता और वात्स्यायन के काम सूत्र से प्रेरित है। मंदिर बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। 3 कक्ष यहाँ पर मिलेंगे, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। अंतराल देखेंगे तो गर्भगृह का कर्ण कोटर सदृश वेस्ट बुलर प्रवेश है। सामान्यतः इनका मुख जो है वो उत्तर या पूर्व की ओर दिखाई देगा आपको। चले, अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कंदरिया महादेव। मंदिर निर्माण की पंचायत शैली का पालन किया गया। यहाँ तक कि सहायक मंदिरों को भी रेखा प्रासाद किला जिसको कहते हैं शिखर उपस्थित होते थे। मंदिर अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते हैं। मंदिर हिंदू के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित है। उदाहरण के रूप में देखें तो कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, ये कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पर ऐसे चित्र भी दिखाई देंगे जो कामसूत्रों से जो है प्रभावित है। अब नेक्स्ट आपको देखें तो सोलंकी मेरू या गुर्जर शैली। दीवारें किसी भी नक्काशी से रहित थी, वहाँ पर कोई नक्काशी देखने को ज़्यादा नहीं मिलती। गर्भगृह आंतरिक और बाहरी दोनों से तरह से मंडप से जुड़े होते हैं। बरामदे में सजावटी धनुषाकार द्वार होते हैं जिन्हें तोरण कहा जाता है। मंदिर के निकट जलाशय उपस्थित होते हैं जिसे सूर्य कुंड के रूप में जाना जाता है। तालाब की सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर बलुआ पत्थर का उपयोग, काला बेसाल्ट और श्वेत संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण देखेंगे तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, और गुजरात में ये बना है 1026 से लेकर 27 में भीम फर्स्ट के द्वारा ये बनाया गया है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। दक्षिण भारत में अगर बात करें तो मंदिर स्थापत्य कला काफ़ी बड़े और विशाल मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तट मंदिर कैलाश नाथ मंदिर। दक्षिण भारत में स्थापत्य कला की शुरुआत पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के अधीन हुई। पल्लव वंश के दौरान विकसित मंदिरों में कलानुक्रमिक रूप से 4 चरणों में इसको विभाजित किया गया। जैसे पहला आप देखेंगे तो महेंद्र वर्मन समूह, नरसिंह वर्मन समूह, राज सिंह वर्मन और नंदी वर्मन। अगर देखें तो पहला जो चरण है वो पल्लव मंदिर वास्तुकला का चरण है। ये चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। मंदिरों को मंडप के रूप में जाना जाता था। नागर शैली में मंडपों को अर्थ केवल सभा भवन होता था। दूसरा चरण नरसिंह वर्मन के टाइम में पाषाण को काट कर बनाए गए। इसमें भी जटिल मूर्तियों को सजाया गया था। मंडप अब अलग अलग रथों में विभाजित हो गए थे। सबसे बड़ा धर्मराज रथ और सबसे छोटा द्रौपदी रथ। नोट अगर देखें तो द्रविड़ शैली की वास्तुकला का डिजाइन धर्मराज रथ का ही एक उत्तराधिकारी है। तीसरा चरण अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाषाण मंदिरों के स्थान पर वास्तविक संरचनात्मक स्वतंत्र स्थान पर मंदिरों का विकास प्रारंभ हुआ। महाबलीपुर में तट मंदिर, कांचीपुर में कैलाश मंदिर। चौथा चरण मंदिर आकार में छोटे होने लगे। इनकी विशेषताएं द्रविड़ शैली के समान थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महाबली स्मारक समूह, तो ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। इसमें पंचरथ, वराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर और महिषासुर मर्दनी मंडप, गंगावतरण तटीय मंदिर, ये सब इस स्मारक में शामिल हैं।
मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के बारे में बात करें तो ये पल्लव स्थापत्य की निरंतरता थी जो चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। मंदिर ऊंची प्राचीरों से घिरे हुए थे। गोपुरम मुख्य मंदिर के सामने तक ऊंचा प्रवेश द्वार था। पंचायतन शैली एक प्रमुख मंदिर के चारों कोनों पर बने सहायक मंदिर होते थे। मंदिर के बाड़े के अंदर तालाब की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। विमान एक सीढ़ीदार पिरामिड के रूप में निर्मित शिखर जो घुमावदार होने की बजाय रैखिक रूप से ऊपर उठता दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां मिलेंगी। उदाहरण आप तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम द्वारा 1011 ईस्वी में निर्मित किया गया था। और उसके बाद में आप दूसरा देखेंगे यहाँ पर गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल द्वारा गंगा के डेल्टा में अपनी विजय की स्मृति में बनाया गया था। दूसरा चोल नटराज। ठीक है, तांडो नृत्य में मुद्रा में नटराज की मूर्ति। शिव दाहिने पैर पर संतुलन बनाए देखने को मिल रहे हैं। बायां पैर भुजंग ग्रसित मुद्रा में उठा हुआ है। डमरू बजाए पकड़े हुए हैं। डोल हस्त मुद्रा में रखा जाता है। दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में होता है। बालों की जटाएं लौ की माला को छूते हुए दोनों तरफ उड़ती हैं जो संपूर्ण नृत्य मूर्ति को घेरे हुए है। तो ये आपकी नटराज की मूर्ति जो शिव को समर्पित है और शिव डांसिंग उसमें है, मतलब सॉरी डांसिंग उसमें नहीं, आप देखेंगे नृत्य अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा है नायक शैली। बहुत बड़ा मंदिर, बहुत विशाल मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अद्भुत। दूसरा है विजयनगर शैली जो कि कमल महल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें इसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। पराक्रम देखें तो विशाल गलियारे के साथ साथ छतयुक्त प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिलेगा। मुख्य मंदिर की धुरी से थोड़ा दूर तालाब देखने को मिलेगा। ठीक है, सीढ़ियों को एक और स्तंभ वाले बरामदे से घिरे तालाब का उदाहरण मीनाक्षी में, मदुरै में सुंदरेश्वर मंदिर। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें तो ऊंची दीवारों और गोपुरम में अधिक अलंकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अलौकिक घोड़ों की मूर्तियाँ रूपांकनों का अधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप कमल मंदिर देख सकते हैं। मंदिर अम्मान श्राइन मंदिर के पुरुष देवता और कल्याण मंडप प्रदर्शनी और पूजा के लिए है। नेक्स्ट है आपका बेसर या चालुक्य कर्नाटक शैली। इस शैली में नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं हैं। इनको चालुक्य राष्ट्रकूट और होयसल राजवंशों ने संरक्षण प्रदान किया। नागर शैली बेसिकली घुमावदार शिखर और वर्गाकार आधार बने हुए हैं। द्रविड़ शैली जटिल नक्काशी, मूर्तियां, विमान और सीढ़ीदार शिखर योजना। नागर शैली मैंने बताया घुमावदार शिखर और वर्गाकार। द्रविड़ शैली जटिल नक्काशी और मूर्तियां, विमान एवं सीढ़ीदार शिखर योजना। द्रविड़ शैली से हटकर इसमें गर्भगृह के चारों प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर नहीं मिलेगा। उदाहरण देखें एहोल में लाड़खान मंदिर, बादामी के मंदिर और पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर। चलो 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, मैं पानी पी के जस्ट आ रहा हूँ। आप सभी लोग तब तक इसको पढ़िए।
सो हेलो गाइस, आई एम बैक। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं होयसल कला। होयसल कला प्रमुख केंद्र इसके बेलूर, हेलबिड और श्रृंगेरी। ठीक है, एक स्तंभों वाले केंद्रीय भवन के चारों ओर कई मंदिर बनाए गए थे। तारकीय योजना आप यहाँ पर देखें तो मंदिरों को एक जटिल रूप से डिजाइन किए गए तारे के स्वरूप में निर्मित किया गया था। नरम सेलखड़ी पत्थर मुख्य निर्माण सामग्री थी। आंतरिक और बाहरी दोनों दीवारों पर जटिल नक्काशी है। सभी कक्षों में शिखर थे जो क्षैतिज रेखा और सज्जा पट्टी द्वारा परस्पर जुड़े हुए थे। जगती जो होता था, मंदिर का निर्माण लगभग 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, जिसको जगती कहा जाता था। उदाहरण देखें तो हेलबिड में होयसलेश्वर मंदिर, बेलूर में विजय नारायण मंदिर। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर पाल और सेन शैली। पाल राजाओं ने बिहार, चैत्य और स्तूप बनवाए। उदाहरण के तौर पे देखें तो नालंदा, जगदल, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सेन जो होते थे वो हिंदू होते थे और उन्होंने हिंदू देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया और बौद्ध स्थापत्य कला को भी संरक्षण दिया। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर, बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर इसी पर है। विशेषताएं इसकी बांस की झोपड़ियों की भांति इमारतों में एक वक्र या ढलान वाली छत होती थी। टेराकोटा ईंटें प्रमुख निर्माण सामग्री थी। मंदिरों में एक लंबा व घुमावदार शिखर था। इसके शीर्ष पर एक बड़ा अम्लक निर्मित किया गया था। मूर्तियां इसकी पत्थर और धातु दोनों का इस्तेमाल के लिए किया जाता था। उनकी अत्यधिक चमकदार नक्काशी अद्वितीय थी। तो ये था भाई साहब, मैंने आपको कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर जो पूरा आप देख सकते हैं कि रिवीजन मटेरियल पूरा सीरीज़ मैंने कराया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, इंडियन आर्ट एंड आर्ट कल्चर से। आप सभी लोग इसको शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको विद इन आवर्स आपको फिर मैं देने जा रहा हूँ। 10 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा। इसको शेयर करिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी के लिए उपस्थित रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।